138 एनआई एक्ट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये एक स्पेशल एक्ट है जो कि इसलिए बनाया गया, जो पैसों का लेन देन था वो जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ पीस ऑफ पेपर विच इंटाइटल्स टू होल्डर टू टेक मनी बाय ए पर्टिकुलर पर्सन। चेक ये एनआई एक्ट के सेक्शन 6 में डिफाइन की गई है। एक चेक जो किसी को किसी पर्सन द्वारा किसी के फेवर में दी जाती है तो वो उसको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि वो इस चेक के जरिए जो रकम उसमें भरी गई है वो उसको अपनी बैंक में लगा करके उससे प्राप्त कर लेगा। ये लेन देन के लिए नगद ना ले जाना पड़े इसलिए ये व्यवस्था शुरू की गई। आज जो हम ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट को देख रहे हैं बढ़ते हुए, उसकी जो शुरुआत थी, सबसे पहला चरण था बैंकों के जरिए वो चेक ही था और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन एक कागज़ का टुकड़ा जिसके जरिए पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं अपनी बैंक में लगाकर, इसका कई बार गलत इस्तेमाल भी किया जाता है कि आदमी ने एक शख्स ने दूसरे को एक चेक दी और वो डिसऑनर हो गई। डिसऑनर होने के कई कारण हैं जिसमें अनसफिशिएंट फंड, खाते में पैसा ना होना, स्टॉप बाय ड्रॉअर, कई बार लोग स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं कि हम इसकी चेक हमने इशू कर दिया, मुझे इसके पास चेक पहुंच गई है, मुझे इसको पैसा नहीं देना है, स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं। लेकिन स्टॉप पेमेंट लगाने के बाद भी वो 138 एनआई एक्ट के ऑफेंस से बच नहीं सकते। इसके अलावा अकाउंट का फ्रीज होना, साइन मिसमैच होना, कई बार और कई तरीके की मिस्टेक्स होती हैं जैसे आउट ऑफ रेंज। कोई चेक नंबर अगर उस खाता धारक जिसने चेक इशू की है उस अकाउंट में वो चेक नंबर रजिस्टर्ड नहीं है और वो चेक प्रेजेंट हो गई है, ये जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर मीन्स जिसने चेक इशू की है, ये उसकी बैंक की टेक्निकल फॉल्ट है। आउट ऑफ रेंज, एक्सीड लिमिट, वो अकाउंट जिस अमाउंट तक के लिए था उससे ज़्यादा की चेक काट दी गई है, ये एक्सीड लिमिट हुआ। ओवर राइटिंग, साइन मिसमैच और भी ऐसे कई, अकाउंट फ्रीज, अकाउंट सीज, अगर किसी कारणवश किसी बैंक द्वारा या शासन द्वारा उसका अकाउंट सीज कर दिया गया है और वो चेक इशू की गई है तो भी एनआई एक्ट का उसके ऊपर अपराध है। अब एक चेक दी गई और वो चेक पास हो गई तो कोई बात ही नहीं, पैसा मिल गया। लेकिन अगर वो चेक बाउंस होती है तो चेक बाउंस होने की कंडीशन में 138 एनआई एक्ट का अपराध बनता है। एनआई एक्ट के सेक्शन 118 एंड 139 में प्रिजम्पशन दिया गया है कि जिसने चेक इशू की है अगर किसी पर्सन ने किसी के फेवर में और वो बाउंस हो गई है तो जब तक कि वो साबित ना कर दे, यानी कि 138 एनआई एक्ट के केस में कंप्लेनेंट मुकदमा दाखिल करते ही वो उसको कोई साबित करने का भार नहीं होता है, मुलजिम को साबित करना होता है, एक्यूज को साबित करना होता है कि जो लेन देन दिखाया गया है वो लेन देन गलत था, मैं उत्तरदायी नहीं हूँ इनको इस पैसे को देने का। अन्यथा सेक्शन 118 में चेक में जो डेट पड़ी है, चेक में जो अमाउंट लिखा गया है और चेक लेन देन से जो पैसा वापस करना है जिस दिन चेक प्रेजेंट की गई है उससे पहले प्राप्त की है, ये सारे प्रिजम्पशन सेक्शन 118 में है। और सेक्शन 139 में ये प्रिज्यूम किया गया है कि किसी लीगल डेप्ट के लिए, ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, लीगल डेप्ट, यदि विवाद इस तरीके का है कि हम जुआ खेल रहे थे और जुआ खेलते टाइम इन्होंने मुझे इतना पैसा लिया मुझसे और उसको देने के लिए चेक अदा की गई है, तो ये लीगल डेप्ट नहीं है क्योंकि वो वर्क ही इलीगल है। तो किसी लीगल डेप्ट की अदायगी के लिए, देनदारी के लिए ये चेक इशू की गई थी, ये 139 के प्रिजम्पशन में है।
ये प्रिज्यूम कर लिया गया है कि जिसके पास चेक है, जिसके जो पेई पर्सन है, उसके खाते में चेक बाउंस हुई है। इट मीन्स जिस ड्रॉर ने जो चेक इशू की थी, जो चेक इशू करता है उसको हम ड्रॉर कहते हैं, और जो जिसके खाते में चेक लगती है उसको पेई कहते हैं। तो ये प्रिजम्पशन है 139 का और 118 का। अब जब हम सभी अधिवक्ता हैं, हमारे पास कोई शख्स आता है, शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद डिफेंस की बात करते हैं। जब कोई शख्स हमारे पास आता है और बताता है कि ये चेक हमको दी गई, तो एक चीज़ का जो भी जूनियर्स इन चीज़ों को देख रहे हों, क्योंकि जो लोग समय बिता चुके हैं वो अनुभव से बहुत कुछ सीख जाते हैं। हमसे भी कभी कुछ मिस्टेक हुई होंगी जो अब नहीं होती। तो नए लड़कों को, नए बच्चों को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जो एक चेक है वो जब कोई लेके आता है तो जो फर्स्ट चीज़ है नोटिस। नोटिस 138 एनआई एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर नोटिस भेजते वक्त कुछ खास चीज़ें हैं जिनका ख्याल ना रखा गया तो कंप्लेनेंट का पैसा, उसका चेक का मुकदमा खराब हो सकता है। इसलिए हमें नोटिस भेजते टाइम कई चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। चेक पे जो डेट लिखी है उस डेट से 3 महीने के अंदर हम वेरियस टाइम्स चेक को प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में, बैंक में अपनी। सफिशिएंट एक बार भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने चेक खाते में लगाई और नोटिस भेजने में 30 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और हमारे पास अभी चेक की जो वैलिडिटी है उसका समय है। तो हमें सजेस्ट करना चाहिए कि आप एक बार इस चेक को और लगा लें, तब हमारे पास समय होगा, हम इसको भेज सकते हैं। सपोज दैट आज 20 जून को चेक लगाई और हमसे मिलने आया 1 अगस्त को और चेक में 20 जून की डेट थी, तो अब 40 दिन हो चुके हैं। चेक बाउंस की जानकारी हमें जिस दिन हुई है, बैंक से जो रिटर्न मेमो होता है वो बैंक ने हमें रिसीव जिस दिन कराया है, आइदर रजिस्टर्ड डाक से या रजिस्टर्ड डाक से भेजा है या रिटर्न मेमो हमने बैंक में जाके खुद रिसीव किया है, उस डेट से एग्जैक्ट 30 दिन के अंदर हमें नोटिस भेजना ये मैंडेटरी प्रोविज़न है। यदि इसमें कोई फॉल्ट होती है तो चेक बाउंसिंग का मुकदमा 138 एनआई एक्ट का ऑफेंस नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना है कि हम नोटिस, और नोटिस में इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है कि जिस ड्रॉर का पूरा डिटेल, एड्रेस, उसके बैंक की डिटेल, जो चेक नंबर है उसकी डिटेल, क्या अमाउंट था और इन शॉर्ट लीगल डेप्ट की जानकारी कि वो पैसा किस वजह से उधार लिया गया था या किस कारण ये चेक दी गई है। नोटिस भेज दी गई। नोटिस भेजने के बाद नोटिस में 15 दिन का समय दिया जाता है। नोटिस आपने भेजी, जिस दिन नोटिस सर्व हुई, एक्चुअली और डीम्ड, जो एक्चुअल आजकल तो ट्रैक हो जाता है, पोस्टल रिसीप्ट ट्रैक हो जाती है, पहले समय नहीं, पहले इतना आसान नहीं था। तो जिस दिन एक्चुअल पहुंची है, उसको प्राप्त हो गई है, उसके बाद से वो 15 दिन काउंट किए जाएंगे। और वो 15 दिन काउंट कर लिए जब आपने नोटिस आप भेजते हैं कि इन 15 दिन के अंदर आप हमारा पैसा, मैं अधिवक्ता फीस ये वापस कर दें, अन्यथा हम आपके खिलाफ सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल करेंगे। जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हो गई एक्चुअली, या हम एक अंदाज़ा लगा लें, जिस दिन प्राप्त हो गई उसके बाद से वो 15 दिन काउंट किए जाएंगे। वो 15 दिन बीत जाने के बाद कंप्लेंट दाखिल करने का कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा। 138 एनआई एक्ट सेमी सिविल नेचर की एक्ट है। तो इसमें जब वो 15 दिन बीत जाते हैं, अब एक्यूज ने अपराध किया है क्योंकि उसको एक सूचना दी गई, लिखित सूचना, और उसने उसको फॉलो नहीं किया, 15 दिन बीत गए, उसने पैसा नहीं दिया। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। यहाँ से 30 दिन का समय होता है। ये 15 दिन, मतलब ये 15 दिन बीत जाने के बाद फिर 30 दिन का समय होता है, हम अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी कारण से पर्सनल
या किसी अन्य कारण से हमें थोड़ा लेट हो गया है कंप्लेंट दाखिल करने में, ठीक है। नोटिस भेजने में 30 दिन मैंडेटरी है, लेकिन अगर कंप्लेंट दाखिल करने में थोड़ी देर हो गई है इनको, तो सेक्शन 5 मियाद अधिनियम तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, लेकिन इसमें 142 NI एक्ट का 142 सेक्शन हमें परमिशन देता है कि हम NI एक्ट में 142 की एक एप्लीकेशन दें और उसमें जेन्युइन कारण दें विथ एविडेंस कि हमें दाखिल करने में देर क्यों हो गई। मोस्टली अलाउ होती है और कंप्लेंट हमारा अपनी जगह पर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 15 दिन बीतने का समय है नोटिस भेजने के बाद का, मतलब जिस दिन जानकारी हो गई ड्रॉअर को, कई बार लोग ये 15 दिन का समय बीत जाने के पहले ही, हमने कुछ ऐसे मुकदमे फेस किए हैं, 15 दिन से पहले ही मुकदमा दाखिल कर देते हैं। इसको प्री मैच्योर कंप्लेंट कहते हैं। प्री मैच्योर कंप्लेंट ये अभी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, तो इस पे कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट के कई केस ला हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा है। अमर सिंह दास तपाड़िया वर्सेस गोवर्धन दास सन 2000, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरीके के केस को डिसमिस ना किया जाए, बल्कि कंप्लेनेंट को टाइम पूरा होने के बाद उस कंप्लेंट को फिर से दाखिल करने के लिए परमिशन दी जाए। यदि ऐसा केस आए और ट्रायल करना पड़े तो बेहतर ये है कि हम उसका पूरा ट्रायल करें कि आप ये इतनी ब्लेंडर मिस्टेक कराए हैं, और क्रॉस एग्जामिनेशन में, डिफेंस की तरफ से बता रहा हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे उसकी ये गिल्ट को लिखा ले कि ये नोटिस आपने इस तारीख को भेजी है, मुकदमा इस तारीख को दाखिल किया, और फिर मेरिट पे लास्ट में मुकदमा डिसाइड कराएं। इस पॉइंट पे मुकदमा एक्विटल होगा निश्चित रूप से। मैं प्रोफार्मा, अमित जी ने हमसे बताया था कि प्रोफार्मा आप जरूर ले आइएगा। प्रोफार्मा अब इधर पिछले लगभग 7-8 सालों से कोर्ट अब प्रोफार्मा NI एक्ट का मांगने लगी है, और ये सही तरीका है। ओरिजिनल चेक अब कंप्लेंट के साथ नहीं लेती हैं कोर्टें, क्योंकि बहुत सी बार कई अदर सिटीज़ में, अपने यहाँ के भी 1-2 इंसिडेंट हैं जिसमें अजय जी, जिसमें कि ओरिजिनल चेक फाइल से गायब हो गई। ओरिजिनल चेक एक बहुत ही मजबूत एविडेंस है, बल्कि रूट है, जड़ है। अगर वो गायब हो जाएगा तो इसलिए अब कोर्टें ओरिजिनल चेक सिर्फ तलबी के समय लेती हैं और एविडेंस के समय देखती है और जजमेंट के टाइम ओरिजिनल चेक आपके पास ही रहती है। ये प्रक्रिया पिछले लगभग 8 साल पहले शुरू हुई। जो प्रोफार्मा है कि आप लोगों ने, जो उन्होंने भी NI एक्ट का मुकदमा दाखिल किया है या उसका डिफेंस कर रहे हैं, उसमें देखा होगा इस समय इस तरीके का प्रोफार्मा लगता है। इसमें सबसे पहले ऊपर कंप्लेनेंट का नाम होता है। अगर कंप्लेनेंट एक कंपनी है, 138 NI एक्ट का मुकदमा ऑफेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बनता है। यदि वो कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो 141 में आएगा। तो इसलिए फर्स्ट नेम है कंप्लेनेंट, ये कंप्लेनेंट कोई पर्टिकुलर पर्सन है या कंपनी है। रिस्पोंडेंट एक्यूज्ड, उसका नाम डिटेल पूरा, अमाउंट, ड्रॉन ऑन बैंक। ड्रॉन ऑन बैंक इट मीन्स जिसने चेक इशू की है उसकी बैंक का नाम, यानी चेक जिस बैंक की है उसकी बैंक का नाम ड्रॉन ऑन बैंक। पेई बैंक, जिसके फेवर में चेक दी गई है, जिसके खाते में चेक लग रही है, उसकी बैंक को पेई बैंक कहते हैं। डेट ऑफ डिसऑनर, किस दिन डिसऑनर हुई। रीज़न जो भी स्पेसिफाइड रीज़न वो देते हैं उसको लिखना है। डेट ऑफ नॉलेज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, ये 2 डेट्स में कंप्लेनेंट की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। कैसे? हमने चेक 10 तारीख को लगाई,
चेक 12 तारीख को डिसऑनर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट ऑफ नॉलेज इसलिए है क्योंकि जिस दिन डेट ऑफ नॉलेज है, यानी हमने मुझे जिस दिन जानकारी हुई, हमने रिसीव किया, अगर ऑन रिकॉर्ड है कि वो डाक से जरिए पहले भेजा जाता था, आजकल तो आप बैंक जाइए खुद ही कलेक्ट कीजिए जाके, यदि ऑन रिकॉर्ड चीज़ है तो वहाँ से एग्जैक्ट 30 दिन गिने जाएंगे। उन 30 दिन के अंदर नोटिस भेजनी है। मेरे पास कुछ ऐसे मामले आए जिसमें 30 दिन से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये ट्रायल में एक्यूज इसका फेवर लेगा, बैंक से रिपोर्ट लाएगा कि इनको नॉलेज किस दिन हुई। 2-4 दिन का अगर गैप है 30 दिन पूरे होने में, हम यहाँ पे इस चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकते हैं कि सर 10 तारीख को हमने चेक लगाई, 12 तारीख को बाउंस हुई और मैं 15 तारीख को बैंक में गया तो मुझे जानकारी हुई कि हमारी चेक बाउंस हो गई है। अब जो 30 दिन गिने जाएंगे वो 15 तारीख से गिने जाएंगे। मीन्स अगर 30 दिन पूरे होने में 1-2 दिन 3 दिन का डिफरेंस आ गया है और आपने ऑन राइटिंग एविडेंस नहीं है कोई इस चीज़ का, आजकल बैंकों में इसका बहुत ज़्यादा है नहीं, वो वर्बली बता देते हैं, आपके स्टेटमेंट में आ जाएगा, आदमी समझ जाता है, वो चेक प्राप्त कर लेता है। वो जो चेक प्राप्त करता है बाउंस चेक, उसका एक रजिस्टर होता है, उस पर साइन होते हैं, वहाँ डेट अपने जो हमारे पास क्लाइंट आया है, हमें उससे अगर चेक नोटिस भेजने में टाइम हो गया है, बाय द वे 3 महीने की ही वैलिडिटी है चेक की और वो 3 महीने भी पूरे हो गए हैं, दोबारा लग नहीं सकती है, और 30 दिन भी पूरे हो गए हैं, वो हमारे पास 33वें दिन आया है। तो ये 3 दिन 4 दिन बस इतना ही, इससे ज़्यादा लंबा नहीं कवर कर सकते। मैंने एक मुकदमा जीता था इधर, ये जो शिवाकांत दीक्षित जी की तरफ जो कोर्ट बनी है, स्पेशल एमएम में थे, श्रीवास्तव जी थे जी। तो उसमें कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस होने की जानकारी होना 2.5 महीने बाद बताया था, जो कि विश्वास करने योग्य नहीं था। कोर्ट ने इसको विश्वास भी नहीं किया और ये सबसे मैंडेटरी प्रोविज़न है कि आपको चेक बाउंसिंग की जानकारी होने के 30 दिन के अंदर नोटिस जरूर चाहिए। कंप्लेंट दाखिल कर दिया गया, मैंने बताया कि कंप्लेंट दाखिल करने का क्या समय है। कंप्लेंट दाखिल कर दिया गया। कंप्लेंट दाखिल करने में जो बैंक का रिटर्न मेमो है, ये एनआई एक्ट के सेक्शन 146 में आता है। बैंक का रिटर्न मेमो, चेक, नोटिस भेजने का पोस्टल रिसीप्ट, और आजकल सभी कोर्टें लगभग नोटिस की एक्चुअल कंडीशन क्या है, पहुंची है कि नहीं पहुंची है, मतलब ट्रैक कंसाइनमेंट चूँकि अब अवेलेबल है, हम लोग पीछे का समय छोड़ा है, ये कंप्लेनेंट का आधार कार्ड, आइडेंटिटी, ये इस मेमो में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। चेक, बैंक डिटेल, लीगल नोटिस, पोस्टल रिसीप्ट, कॉपी ऑफ एडी, मीन्स पहले हम लोग एडी का इस्तेमाल करते थे, वहाँ से वापस आता था कि हमने प्राप्त कर लिया, अब तो हमें डिटेल मिल जाती है। और अगर कोई जैसे कोई व्यापारिक लेन देन है, लोग बिल लगाते हैं अपना लेन देन प्रूव करने के लिए। कंप्लेंट दाखिल करने के बाद एक्यूज को हमें हाजिर कराना होता है। एक्यूज हाजिर होने के बाद अपनी बेल कराता है। समरी ट्रायल है ये। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये जरूर बताना चाहूँगा ट्रायल के दौरान कि आप लोग जो भी नए लोग आजकल दाखिल कर रहे हैं, खासकर MM2 अपनी, वो दाखिले के साथ हम लोग साक्ष्य सबूत पत्र सेक्शन 200 CRPC का, क्योंकि कंप्लेंट है, साक्ष्य सबूत पत्र हम लोग साथ में ही लगा के दे देते हैं। 145 CRPC 145 NI एक्ट में ये प्रोविज़न, ये प्रावधान दिया गया है कि कंप्लेनेंट अपने एविडेंस को जरिए एफिडेविट भी दाखिल कर सकता है, जो जैसे हम लोग सेशन ट्रायल वगैरह कहते हैं, कोर्ट में बोलना पड़ता है, पेशकार लिखता है, उसकी बजाय कंप्लेनेंट अपने स्टेटमेंट को या एविडेंस को
जरिए एफिडेविट दाखिल कर सकता है। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि एक्यूज नहीं कर सकता है। क्यों सही? एक्यूज जब डिफेंस का नंबर आएगा 313 हो जाएगी, तो एक्यूज अपनी बात को एफिडेविट के जरिए कोर्ट में नहीं कह सकता। उसको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देके उसको अलाउ कराना पड़ेगा। अगर वो अपनी परीक्षा कराना चाहता है तो सेक्शन 315 सीआरपीसी में एक एक्यूज 315 सीआरपीसी में अपना स्वयं का परीक्षण करा सकता है, उसकी एप्लीकेशन दे, और अगर उसको साथ में किसी अन्य का एविडेंस कराना है तो वो उनके लिए परमिशन देगा। वो कोर्ट में आएंगे और जैसे हम लोग स्टेट केसेस में देखते हैं कि कोर्ट में जैसे पहले चीफ होती है फिर क्रॉस होती है, उसी तरीके से एक्यूज्ड अपने बयान देगा जो पेशकार साहब लिखेंगे, और उसके बाद कंप्लेनेंट के वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद मुकदमा डिसाइड हो जाएगा। अब आप लोग के दिमाग में कुछ जनरल जरिए अटॉर्नी अगर कभी मुकदमा दाखिल हो तो उसके क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अटॉर्नी एक जनरल 10 रुपये के स्टाम्प पे आप मतलब एक्सिक्यूट करके पर्टिकुलर इस मुकदमे को रन करने के लिए उसमें प्रॉपर रीज़न होना चाहिए कि हम जो कंप्लेनेंट है वो प्रेजेंट क्यों नहीं हो पाए। ओके सर, क्या इसमें कंप्लेनेंट का आना ज़रूरी होगा एट द टाइम ऑफ एविडेंस कि अटॉर्नी वाला ही देख सकता है सब कुछ? अटॉर्नी वाला दे सकते हैं। सर बैंक से चेक हो गई है और बैंक मेमो देने से बार बार इनकार कर रही है। हमने मानी ये ड्रॉप बॉक्स में चेक डाली, चेक बैंक ने खो दी, साहब मेमो कल आना परसों आना, कल आना परसों आना, चेक तो साहब है नहीं, डेट मिल नहीं रही, बैंक से पैसा कट गया 150 रुपये, अब करें क्या करें? अभी यहाँ 138 एंड 8 शुरू ये तो बैंक वाले बता पाएंगे। इसके बाद इस स्टेप में क्या करें हम लोग, मेमो कैसे प्राप्त करें? क्योंकि बगैर मेमो के साथ मुकदमा भी नहीं दाखिल कर सकते। चेक बाउंस हो चुकी है। हाँ, चेक बाउंस हो गए, 150 रुपये कट गए, 150 रुपये कट चुके, वो चेक कह रहे हैं नहीं उनके पास, हमारे साइन भी नहीं जो हमने रिसीव किया। सर ऐसी स्टेज में क्या बैंक को हम लेटर लिखकर कोई ऐसी हाँ कर सकते हैं? इसमें आपको इसमें बैंक को तो देखिए ऐसा है 138 NI के लिए तो चेक का होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का मैटर है तो आप बैंक से RTI के जरिए पूरी इसकी डिटेल मांगें कि ये चेक जो हमने दाखिल की थी कहाँ गई है, और RTI में वो पूरी डिटेल देंगे कि हमसे खो गई है या क्या हुआ है, उसको आधार बना करके पहुँचेंगे। अगर साहब नहीं देती तो भी मुकदमा तो दाखिल हो सकता है, क्योंकि बाउंसिंग तो हुई है, मेमो दे नहीं रहे हैं हमें, तभी 150 कटेगा हमारी बैंक से। नहीं, बैंक कोई डिटेल ही नहीं देगी, कह रही है कि साहब मेमो कल आना और कल कभी आता ही नहीं। तो मेमो देगी, चेक करेगी, चेक ही तो नहीं दे रही, तभी तो मेमो नहीं दे, मेमो तो 2 सेकंड में बना देगी, चेक हो गई मेमो दे के। ऐसा है तलबी के लिए आपको कोर्ट को ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि ये चेक थी हमारी और ये बाउंस हुई है, तो ये तो आपको बैंक से डिटेल लेनी ही पड़ेगी। सर बैंक ना करे तो बैंक पर क्या करें? अब बैंक के खिलाफ FIR करिए आप। स्टेटमेंट में आ जाएगा ना नहीं, स्टेटमेंट में तो आ जाएगा, लेकिन 138 NI एक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें चेक और रिटर्न मेमो को तो 146 NI एक्ट में स्पेशल डिफाइन किया गया है, तो ये कंपलसरी चीज़ें हैं, तो इसके बिना तलबी तो नहीं होगी। सर एक और प्रॉब्लम है, हमने मुकदमा दाखिल कर दिया, ओरिजिनल चेक दिखा दी, तलबी के समय हम ही से चेक मिस हो गई, तब क्या करें सर? क्या सेकेंडरी एविडेंस में तलबी हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है। सर अगर कोर्ट का सेकेंडरी एविडेंस में तलबी नहीं करेंगे तो उस कोर्ट को हमें क्या पढ़ा दें या क्या दिखा दें? कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ कभी शेयर हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं कभी आज तक भाई। अभी 30 दिन कब से शुरू होंगे? आज हमने मेमो प्राप्त किया, कल से शुरू होंगे कि आज से? आज जिस दिन प्राप्त किया उस दिन से 30 डेज। सर अधिवक्ता की फीस कितनी होनी चाहिए नोटिस पे? ये 20,000 का चेक है साहब। देखिए ऐसा है, हमारे ज़्यादा सीनियर लोग तो नहीं बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हुए हैं, जो पहले जो ये वकालत का प्रोफेशन है ये सेवा के लिए बनाया गया था, और पहले जो गाउन पहनते थे उसमें पीछे एक पिनी पॉकेट होती थी, तो जो क्लाइंट होता था वो चुपचाप उसमें कुछ पैसे रख देता था और ना डिस्कशन होता था। लेकिन अब आज तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है जो भी लोग प्रैक्टिस करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर वो ये करने लगेंगे तो सर नहीं, उसमें क्या जस्टिफाइड अमाउंट है कि चेक का इतना % लिख सकते हैं? जैसे 5,000 की चेक है साहब, 10,000 तुमने फीस लिख दी अपनी। देखिए ऐसा है,
हम लोगों के प्रोफेशन में किसी काम का, किसी बेल का हम 1100 रुपये ले सकते हैं और उसी काम का हम 5 लाख रुपए ले सकते हैं। तो ये तो और आसान पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता आसान है। शब्दों में कहें कि क्या चेक के अमाउंट से ज़्यादा फीस हो सकती है? देखिए ये सब 138 NI से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये व्यावहारिक चीज़ें लिखे हैं। या ना लिखे कोई मैटर नहीं। ये व्यावहारिक चीज़ें हैं, ये हम और आप बैठ के अकेले में बात कर रहे हैं। राइट सर, कंपनी मैटर्स पर किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गई, लिमिटेड फर्म होगी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जो हमें एट द एंड ऑफ ट्रायल हमें बहुत सारा कंप्लेनेंट को प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। ठीक है, कंपनी मैटर में यदि कोई चेक किसी कंपनी को इशू की गई है और वो चेक जिसने इशू की है वो एक कंपनी की है, फर्म की है, उसमें मोहर फर्म की लगी हुई है, तो वो फर्म, वो कंपनी सबसे पहले वो स्वयं, क्योंकि एक कंपनी इज ए लीगल पर्सन, सबसे पहले वो जो नोटिस जाएगी तो सबसे पहला नाम कंपनी का होगा, कंपनी हो या फर्म हो। सेकंड नेम, जैसे कंपनी है, कंपनी में कई डायरेक्टर्स होते हैं, जितनी भी साइनिंग अथॉरिटीज़ हैं सभी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कंपनी के मैटर में। सर यहीं पे एक क्रॉस क्वेश्चन है कि कंपनी में डायरेक्टर तो 5 है, साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ 3 थी, तो हमने इन 3 को पार्टी बनाया, उनको पार्टी बनाया, उन 2 को हमने छोड़ दिया, तो लायबिलिटी क्या उनकी? ये कैसे पता चलेगा कि वो 2 थे कि नहीं थे? इंटरनल सोर्सेज से पता है साहब, 3 ही साइनिंग अथॉरिटी 3 साइन हुए, डायरेक्टर 5 है, ऑनलाइन दिख जाता है। तो इसमें आप 5 को बनाएं, क्योंकि देखिए जो किसी पैसे के लेन देन का मैटर है, 138 NI का मेन जो मकसद है वो ये एक आर्थिक अपराध है। पैसे का आपने पैसा नहीं दिया चेक काट के, पैसा दिलाना मकसद है, और जितने डायरेक्टर हैं उनका निश्चित रूप से साइनिंग अथॉरिटी भले ना हो लेकिन हितबद्ध तो होंगे ना पैसे से, तो सभी बनेंगे। सर बीच में मैटर्स आए थे क्लोन्ड चेक, आजकल लोग फर्जी चेक दे दिया करते थे जी। बैंक पे साहब गए और चेक लगाई देगा साहब क्लोन्ड है, उस कंडीशन पे 138 का क्या सीन होगा सर? क्या वो 420 पे हम जाएंगे या 138 पे कवर्ड सबसे होगा? पहले तो फोर्जरी है ये। नहीं, 138 में क्या प्रोविजन ऐसा होगा क्लोन्ड चेक का, फर्जी चेक अगर किसी ने दे दिया हमें तो? ये देखिए अब इस पे कमेंट क्या आता है, ये बैंक ने डिसऑनर होने का रीज़न क्या है? रीजन क्लोन्ड चेक सर, बिल्कुल क्लियर कट क्लोन्ड चेक, रीजन ही क्लोन चेक। क्लोन्ड चेक सर। तो ये आउट ऑफ रेंज रिमार्क में 138 NI का ऑफेंस बनेगा। वो अपना डिफेंस आगे क्या लेके आते हैं एक्यूज्ड, ये ट्रायल का विषय। सर जब आपने बताया कि अगर 30 दिन के अंदर नोटिस ना भेज पाए, 32 दिन, 35 दिन, 40 दिन हो जाए, तो जब हम नोटिस भेजेंगे, 40 फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 दिन ज़्यादा हो, 1-2 दिन अगर हम कवर कर सकते हैं, 2-3 दिन, ओके सर 2-3 दिन कवर कर लेते हैं, तो जब हम दोबारा बैंक में प्रेजेंट करेंगे चेक, क्योंकि 90 दिन तक चेक का टाइम है हमारे पास, तो जब दोबारा प्रेजेंट करेंगे तो क्या पहले नोटिस भेजा जाना अनिवार्य था या नहीं, या दोबारा जो बाउंस हुआ उसी में एक ही नोटिस में सब लिख दें कि सिर्फ दूसरे का ही जिक्र करें, पहले का जिक्र ना करें? देखिए ये कंफ्यूजन इसका जो है ये NI का डिटेल में पढ़ें, इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि एक ऑफेंस की बार बार सज़ा नहीं दी जा सकती। मीन्स अगर आपने 10 बार चेक, एक चेक को 10 बार चेक बाउंस कराई है तो नोटिस जो है वो किसी एक बाउंस की ही माननी होगी। लास्ट बाउंस की सर कर ली, लेकिन ट्रायल पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा कि पहले भी तो 2 बार बाउंस हुई थी, उसकी नोटिस क्यों नहीं भेजी? नहीं, इसका ऐसा कोई ये ऐसे इस संदर्भ में कोई मैटर नहीं है। इसके लिए एक सीधी सी बात है, मैंने मेरी जब बाउंस हुई हमको आश्वासन देते रहे कि हम आपको नकद दे देंगे, हम नकद दे देंगे। जब हमारी चेक टाइम लिमिट क्रॉस करने लगी तब भी इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो हमें मजबूरी में ये केस लेके आना। सर जारी करने वाला अगर मर जाए तो क्या करें? जारी करने मीन्स ड्रॉर? नहीं, जैसे मैंने चेक मिस्टर एक्स को दी और मेरी डेथ हो गई, मिस्टर एक्स पैसा कैसे वसूलेंगे? मीन्स एक्यूज्ड, राइट, एक्यूज नहीं रहा। हाँ, देखिए ऐसा है, सिविल में जो हम लोग सिविल ट्रायल करते हैं, तो सिविल ट्रायल में लीगल हायर्स जो होते हैं, जहाँ पे हमारा हक किसी चीज़ का बन रहा है, तो वहाँ पर तो लीगल हायर आ सकते हैं। जैसे इसी में जब कंप्लेनेंट की अगर डेथ हो जाए तो सेक्शन 302 CRPC में प्रावधान दिया गया है कि आप इनकी जगह पर इनके लीगल हायर्स आ जाएं, क्योंकि जिसको पैसा लेना था
वहाँ पैसा हितबद्ध है, लेकिन 138 NI एक्ट में जो एक्यूज है उसके साथ शब्द इस्तेमाल किया जाता है अभियुक्त, और किसी भी इंसान की किए की सज़ा उसके वारिसान को नहीं दी जा सकती। तो यदि आदमी ख़त्म हो गया तो वो, चूँकि ये सेमी सिविल है और टोटल ट्रायल इसका CRPC से गवर्न है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, वारंट होता है, सज़ा होती है, जेल होती है, तो ये सज़ा उसके उत्तराधिकारियों को नहीं दी जा सकती। सर अब इसी वो मुकदमा वहीं से समाप्त हो जाएगा। सर इसी में छोटी सी एक और प्रॉब्लम अगर ऐड ऑन कर दें कि जिसने चेक जारी करी एक्यूज्ड, PDC चेक दे देते हैं साहब हम लोग, तो ब्लैंक चेक दे दी। जो अभियुक्त सो कॉल्ड बनता उसकी डेथ हो गई और डेथ के बाद वो चेक लगी तो क्या 138 में कवर होगी? जिसने चेक जारी की है, हाँ वही मर गया और मरने के बाद बैंक में प्रेजेंट हुई है तो उसमें साहब 138 की क्या सिचुएशन होगी? मेरी नहीं होगा ना। नहीं साहब उसको थोड़ी मालूम था वादी मुकदमा होगी ये मरा है कि नहीं मरा है, वो तो ये कह गया साहब मरा। देखिए ऐसा है, ऐसे तो कोर्ट को भी वो पूरी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जब दूसरा पक्ष बताता है आकर तब जानकारी होती है। अब कोर्ट के सामने बैंक मेमो है, कोर्ट के सामने नोटिस है, एक्चुअल और डीम जो भी, तो कोर्ट तो तलब भी कर लेगी, लेकिन जब उसकी डिटेल, जब यहाँ से NBW जाएगा, वहाँ से डिटेल आएगी, तो फिर उसको अवेट करेंगे और उस मैटर का डिस्कशन हो जाएगा। सर समझौता कैसे करें 138 के मामले में? ये बहुत टिपिकल मामला होता है कि हो गया समझौता, कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया, वापस कैसे लें साहब? तो इसमें कौन सी दिक्कत? हम लोग के लिए प्रॉब्लम है साहब, आप तो एक्सपर्ट। नहीं, ये आप हंसी कर रहे हैं। नहीं साहब ये क्वेश्चंस आए हैं उनकी तरफ से, मेरे क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है। उनकी तरफ से एक प्रश्न आया कि समझौता कैसे करें, एक जूनियर को पता ही नहीं समझौता कैसे करें साहब। किस स्टेज पे? किसी भी स्टेज में साहब, मान लीजिए देखिए हमने मुकदमा दाखिल किया, NBW हो गया, आदमी आया, लो भैया पैसे पकड़ो, खत्म करो, अब दाखिल हो चुके। क्या समझौते का प्रावधान भी है? समझौता कर भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इस पर न जाने, जैसे मान लीजिए किसी को सजा हुई, ठीक है, हाँ ये बताना मैं चाहूँगा, एक्विटल हुआ है कोई पर्सन, तो कंप्लेनेंट अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, यहाँ पे नहीं करेगा, यहाँ पे उसका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि सजा हुई है तो कन्विक्टेड हुआ है तो अपील सेशन में हो जाएगी, ठीक। आपने एक जो क्वेश्चन पूछा था, मैं क्या बताया जाता उसको? सेटलमेंट समझौता। सेटलमेंट अपील की स्टेज पे सजा हो गई, हमने अपील की। आप सर्च करके आज सभी लोग नेट पे डालिएगा, एक बस यही डालिएगा कि एट द स्टेज ऑफ अपील इन केस ऑफ 138 NI एक्ट मे आई कंप्रोमाइज विथ एक्यूज्ड। देखिए कितने साइटेशन, लगभग हर साल सुप्रीम कोर्ट के लगभग 10 से 15 जजमेंट इस मैटर पे आ रहे हैं। एक समय था जबकि कोर्ट में अगर आप कहते थे कि हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो कई कोर्टें ऐसी थी जो बुला लेती थी। वन 138 NI एक्ट का मेन मकसद पैसा दिलाना है, और कोर्टें मजिस्ट्रेट लेवल से लेकर सेशन से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एट एनी स्टेज किसी भी समय आप समझौता कर सकते हैं। अब एक बात इस पे मैं कहना चाहूँगा, एक्यूज समझौता करना चाहता है, अमित जी सर, एक्यूज समझौता करना चाहता है, 1 लाख की चेक है, वो कह रहा मैं 1 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन कंप्लेनेंट क्योंकि वो जानता है कि एक्यूज जो है वो भीलवाड़ा से आया है, तो इसको हम जो है परेशान करेंगे। और बहुत से रीज़न होते हैं, कई बार कंप्लेनेंट इतना दुखी हो जाता है कि कोर्ट में हाजिर कराने में सम्मान, वारंट, उसकी मतलब शुद्ध भाषा में ठीक है फिचकुर निकल जाता है, तो वो भी चाहता है कि नहीं ये परेशान। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2017 की एक रूलिंग है, मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वर्सेस कंचन मेहता, इस पर हमने कई मुकदमे खत्म कराए। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 138 NI एक्ट का मेन मकसद पैसा सेटल कराना है। यदि कोई जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस समय नहीं कर पाया किसी कारण से, लेकिन आज वो कह रहा है कि हम पैसा देना चाहते हैं,
तो लोअर कोर्ट यदि कंप्लेनेंट मना भी करता है तो भी लोअर कोर्ट अपने विवेक से जो उचित जुर्माना हो वो लगा करके और मैटर को सॉल्व कर दिया। हमारा सविता जी ने एक 20,000 की चेक थी, तो 3 साल का था, उन्होंने साल भर का 2,000 ब्याज लगाया और 26,000 रुपये में कर दिया, और वो लेन देन था 2 लाख का। लेकिन एक्यूज थोड़ा समझदार ज़्यादा, तो उसने 20,000 चेक दी थी और वो 1,80,000 के लिए चिल्ला रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई जो चेक में अमाउंट लिखा है, आप कोई भी एग्रीमेंट किए हो उसमें 3 लाख रुपए के लेन देन है, लेकिन अगर चेक आपके पास 10,000 की है तो 138 NI एक्ट में आप लायबल सिर्फ 10,000 के लिए ही है। ये कंप्रोमाइज से रिलेटेड बात हो गई। सर, ये जो मैटर हम लोग फाइल करते कभी कभी 10-10 साल तलबी नहीं होती, 12 साल तलबी नहीं होती, इन मैटर को स्पीड अप कैसे करें? ये तो देखिए हम अधिवक्ताओं की पैरवी पे डिपेंड करता है। कोर्ट नहीं करती साहब, हम अधिवक्ता तो बहुत नहीं, 10 साल तक तलबी ना करे तो या तो उस फाइल की पूजा कराइए, कोई उसमें जो है नक्षत्र खराब चल रहा है। 10 साल तक तलबी ना हो, ऐसा कैसे होगा? सर 12 साल की तलबी की फाइल मैंने आज देखी है साहब, 14 साल की। वो आपके पास 12 साल से नहीं होगी, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, मेरी नहीं साहब, जो मैं देख कर आया मेरी नहीं है, लेकिन दुख हुआ बहुत। वो आपको इत्तेफाक से देख लो। अच्छा, उसमें भी हम आपको बताएं, कई बार हम अधिवक्ता गलत नहीं होते। NI एक्ट के केस में खासकर कंप्लेनेंट, हमारे कई साथियों ने ये नियम चालू कर दिया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्लेम की तरीके करने लगे NI एक्ट के मैटर को कि दाखिले का खर्चा दे देना और जब सेटल होगा तो हम इतने % ले लेंगे आपसे। हमने भी कुछ किया, लेकिन फिर मेरी आंखें खुली, अरे नहीं ये तुमको दौड़ा पड़ा। तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्लेनेंट रिलैक्स हो जाता है, वो आएगा नहीं। आप व्यस्त हैं, आपके पास उसी दिन कोई काम आ गया है, और जो क्लाइंट अगर नहीं आया है तो इंटरेस्ट भी नहीं बनता। और ख़ासकर अगर जो पैरवी दाखिल करनी है, तलवाना 5 ही रुपये टिकट लगनी है, देना है, प्रोसेस भिजवाना है। लेकिन एक यदि क्लाइंट नहीं आता है तो अपनी तरफ से तो हो सकता है वो जो 10 साल वाली फाइल है उसमें कंप्लेनेंट का कुछ ऐसा कंडक्ट रहा हो तो वकील साहब का ऐसा रिएक्ट रहा हो। सर बार बार सम्मन भेजते तब भी वारंट नहीं करती कोर्ट, अब क्या करें? नहीं साहब, हम लेटर भेजते, कोर्ट कहती है अभी तामिला नहीं, थोड़ा दिन एक बार और से। उस स्टेज में क्या कोई पर्टिकुलर लॉ या रूलिंग कुछ ऐसी चीज़ कहें, हो सकता है काम बन जाए? क्योंकि हम देखते हैं कुछ फाइलों में हमारे यहाँ पे लगभग 10 साल से पूर्व के अधिवक्ता बैठे हैं, वो सभी ये चीज़ महसूस करते होंगे कि अब जुडिशरी में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले जो न्यूली अपॉइंटेड मजिस्ट्रेट होते थे, आज जैसे हमें लगता है FTC जूनियर डिवीज़न सबसे छोटी कोर्ट होती है, MM लेवल पे आए तो MM10 सबसे छोटी कोर्ट होती है। सीनियर काउंसिल जाते थे, बहुत ही सम्मान से बात करते थे। आज जो इसमें हम लोग तो प्रेयर ही कर सकते हैं। मेरे सामने मैं आपको एक मैटर बताऊं, वो है नहीं इस समय, अपना अधिवक्ता भाई है, उसकी चेक का मुकदमा चल रहा है, ACM 2 का मैटर है, कोरोना काल के बाद खुला, उसमें उसके खिलाफ 82-83 चल रही है। अधिवक्ता का व्यक्तिगत कंप्लेंट है, एक जूनियर अधिवक्ता का, और वो प्रेयर कर रहा है, आप सब लोग जाते रहे और उन्होंने डायस पे कहा। अब आप ये बताइए इसके बाद वो अधिवक्ता क्या कह सकता है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट का रोल है सर। हाँ, ये सर अच्छा, ये कभी कभी आ जाता है। अभी एक साहब के पास में बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि साहब सम्मन बार बार भेजते, डाकिया लिख के भेज देता, मौके पर मौजूद नहीं है, मिलता नहीं है, उस कंडीशन में क्या करें? डिलीवरी कैसे अपने होल्ड करवाएं? डाकिए के साथ जाएं, वीडियो बनाएं, दिखाएं। ठीक है, देखिए ये सब अमित जी, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ये हम लोग जहाँ पे भी जब तक तलब नहीं हाजिर नहीं करा पा रहे हैं, चाहे वो सिविल के मुकदमे हो, चाहे वो कंप्लेंट हो, इवन देन स्टेट केसेस हो, एक्यूज ने सर्टिफाइड कॉपी ली और वो हाई कोर्ट गया। बहुत सी कोर्टें ऐसी रही हैं, अगर सर्टिफाइड कॉपी ली है जरिए अधिवक्ता, तो इट मीन्स आपको नॉलेज है इस मुकदमे की, तो आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं और आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर आपको कुछ नहीं मिला, हम वो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी लगा रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा
मुझसे कहा बहुत साथियों का ये वेदना होगी कि जब तक BW तामील होके नहीं आएगा मैं NBW नहीं करूँगा। तो ये जो आप अपनी मतलब जो क्वेश्चन है आपका, ये तो न्यायिक प्रक्रिया पे है और ये स्टेट केस, सिविल केस, कंप्लेंट केस सब पे चल रहा है। तो इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी, डीजे साहब। सर आप लोगों को चेक का क्वेश्चन बाउंस होना क्या क्रिमिनल ऑफेंस? यस, क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या हम लोग इसके लिए पुलिस में जा सकते हैं? देखिए ये एक स्पेशल एक्ट है, ठीक है, और 138 NI एक्ट सेमी सिविल, इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना कंप्लेंट लेके आए। एक समरी ट्रायल है, कंप्लेंट है, ठीक। हम FIR, पुलिस वहाँ पे है जहाँ पे हम FIR कर सकते हैं। तो वो एक्ट, वो अपराध जो इस प्रकृति के हैं जिनमें पुलिस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। आप सरकार के विरुद्ध कोई अपराध कर रहे हैं, जब आप सरकार के विरुद्ध कोई अपराध करते हैं तो वो आता है स्टेट केस और वो FIR में कन्वर्ट होता है। ये एक कंप्लेंट है, हमने चेक इनको दी, प्रभावित सिर्फ ये हुए हैं, इससे समाज में सरकार के खिलाफ ने कोई अपराध नहीं किया। तो एक कंप्लेंट केस है, तो 138 NI एक्ट की FIR नहीं हो सकती। हाँ सर उसने धोखे में रख के हमको क्या मतलब ये वादा करके कि हमको चेक दे दी कि हम आपको इस तारीख को पैसा देंगे। हमारे अविनाश जी चले गए, अभी इन्होंने कराया है, सिवली थाने का मैटर है। इन्होंने 406 420 की FIR भी कराई है और 138 NI एक्ट में तलबी भी हो गई है, लेकिन ये दोनों मैटर अलग अलग हैं। देखिए 138 NI एक्ट अगर टाइमली नोटिस सर्व है, नोटिस भेजी गई है और मुकदमा हमारा है, तो भले ही 12 साल तलबी में लग जाएं, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित है। 138 NI एक्ट में यदि जो 139 का प्रिजम्पशन है कि लीगल डेप्ट की अदायगी के लिए पैसा दिया है, अगर उस लीगल डेप्ट की अदायगी को आप साबित नहीं कर पाते हैं, मतलब एक्यूज अपने एविडेंस से साबित कर देता है कि हमें किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करना था, कठिन होता है। तो 138 NI एक्ट में आपका पैसा सुरक्षित है। 406 और 420 में पैसा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं। पैसा दिलाने के लिए हमारा मतलब है, लेकिन उसने जो हमारे साथ धोखा किया उसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। हाँ, 1000 में किसी एक केस में हो जाती है FIR, रेशियो यही होगा। सर अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि 420 सेपरेटली फाइल कर सकते हैं, तो वो कहाँ फाइल करेंगे? 420 कहाँ फाइल कर सकते हैं आप? 420 एक IPC का ऑफेंस है। 138 अगर कहीं पेंडिंग है उसके साथ ही साथ 420 अलग कर देंगे। उसकी जो प्रक्रिया है, सबसे पहले हम थाने जाएंगे, फिर कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, नहीं होगा तो 156(3) में आएंगे, 156(3) कंप्लेंट ट्रीट की जाएगी तो 200 बयान कराएंगे। ये मैंने कहा सर शायद कोई शॉर्टकट और सीधे सीधे दाखिल कर देते हैं। सर ये चेक बाउंस में 202 में 200 में तो जिसका है चेक बाउंस हुआ उसका बयान करा दिया, 202 में क्या करना है? 202 में जो एविडेंसेस है, अब आजकल तो बड़ा इजी हो गया। आजकल पहले डेट पड़ती थी, आजकल तो दाखिले के साथ आप दाखिल कीजिए, 145 की एक एप्लीकेशन दीजिए, सीधे तलबी बहस पे जाती है। 202 में देखिए, 202 में एविडेंस आता है, कंप्लेनेंट को अपने एविडेंस देने। तो जो 138 NI एक्ट में बाउंस चेक, रिटर्न मेमो, नोटिस की पोस्टल रिसीप्ट, यही 202 में सफिशिएंट एविडेंस है, इसी के साथ उसका कोई एफिडेविट देना पड़ता है कि ऐसी सर उसी बिलिंग में ऑर्डर शीट में? नहीं, ये तो आप जो है क्या कहते हैं एनेक्जर के साथ दाखिल ही कर रहे हैं। हाँ, वो तो दाखिल होता है। अगर कंप्लेंट में आप एनेक्जर लिख के आ रहे हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेरिस के साथ तो हम इसलिए दाखिल करते हैं, मान लीजिए कोई पेपर जैसे हमने ओरिजिनल चेक दाखिल कर दी, तो फेरिस साथ अगर दाखिल है तो हम उसको वापस ले सकते हैं। अगर एनेक्जर लिख के डाल दिया है तो वो तो पार्ट ऑफ केस हो गई, वो हमें वापस नहीं मिलेगा।